बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लंदन और न्यूयॉर्क के पुरतश हॉल्स में बैठकर करोड़ डॉलर्स के फंड्स का मजा ले रहा हो और वो ग्राउंड रियलिटी से अपने आप को बहुत कोसों दूर रखे, तो मान लें कि वो एक बहुत बड़ा सुपरफिशियल और सेल्फिश इंसान है। नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई, इनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें वो यूरोपीय यूनियन पर बरसती हुई नजर आ रही हैं कि उन्होंने माइग्रेशन के एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए तालिबान को ब्रसल्स क्यों बुलाया। मलाला कहती हैं कि वो इस कदम से लरज़ उठी हैं, उनको शदीद परेशानी लाहक हो गई कि ये यूरोपीय यूनियन ने क्या कर दिया। मलाला बीबी, आप तो ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम के ठंडे कमरों में बैठकर लरज़ उठी हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि आपका ये बयान काबुल की सड़कों पर रोटी के लिए तड़पते हुए आम अफगानों के साथ आपकी बदतरीन बेहिसी को ज़ाहिर करता है। आप एक आराम पसंद खुद साख्ता सेलिब्रिटी बनी हुई हैं जो आर्म चेयर एक्टिविज्म कर रही हैं, यानी खुद ऐशो आराम में रहना और अपनी लग्जरीज पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना होने देना और दूर बैठकर दूसरों को भूख की आग में झोंकने के मशवरे देना। यहाँ हम थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स की हकीकत पर भी बात करते हैं। मलाला यूसुफजई का एतराज़ ये है कि यूरोपीय यूनियन तालिबान से बात करके इन्हें लेजिटिमेसी यानी कानूनी हैसियत दे रही है। तो बीबी, तारीख गवाह है कि किसी हुकूमत का बॉयकॉट करने से वो ख़त्म नहीं हो जाती। दुनिया की सबसे बड़े चौधरी जो पावर का सिंबल कहलाता है अमेरिका, उसने कई डेकेड्स तक चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था, लेकिन आखिर एंड में क्या हुआ, अपने इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए उसने चीन के आगे घुटने टेके और चीन से रब्ता किया। यूरोपीय यूनियन का तालिबान को बुलाना उन्हें पसंद करना नहीं है, बल्कि माइग्रेशन और सिक्योरिटी जैसे संगीन मसाइल पर काबू पाने के लिए एक मजबूरी है। इस मसले को हल करना उनकी जिम्मेदारी है। आप एक पूरे मुल्क को सिर्फ इसलिए लावारिस नहीं छोड़ सकते कि आपको उनका निज़ाम पसंद नहीं या आपको उनकी शक्ल पसंद नहीं, उनका टर्बन, उनका हुलिया, उनका एक सोशल कस्टम है वो आपको पसंद नहीं है। अब आजकल मलाला का जो एक इंटरनेशनल इमेज है उसको भी ज़रा असल पिक्चर उसकी देखने की कोशिश करते हैं, जिस पर हमेशा पर्दा डाला जाता है और बहुत से लोगों को शायद ये इल्म ना हो। और ये बात मैं पक्के डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ। मलाला अब कोई आम सोशल एक्टिविस्ट नहीं रही हैं, वो करोड़ों डॉलर्स कमाने वाली एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं जिनकी पूरी सोच का महवर बिजनेस है। पब्लिक रिकॉर्ड्स गवाह हैं कि वो दुनिया की महंगी तरीन की नोट स्पीकर्स में से एक हैं, जिनकी सिर्फ एक तकरीर का मुआवजा 2 लाख से 3 लाख डॉलर्स है, यानी पाकिस्तानी रुपीस में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो ये 5 करोड़ से 8 करोड़ बनता है। और बात यही तक खत्म नहीं होती है। दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी एप्पल के साथ अपने प्रोडक्शन हाउस एक्स्ट्रा करिकुलर के थ्रू ये कई फिल्मी एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं इन्होंने, जिससे इनको लाखों डॉलर्स की इनकम जनरेट होगी और एप्पल टीवी पर इनके शोज भी आ रहे हैं। इस बिजनेस में हॉलीवुड के रिनॉन्ड बड़े बड़े बिलियनर सुपरस्टार्स जो हैं, टॉम हैंक्स और ओपरा और जैसे और बहुत से, इनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ी नजर आती हैं। अब आप खुद जरा सोचें, यहाँ पे जब आपके पास किताबों की लाखों डॉलर्स की रॉयल्टी आ रही हो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आपकी बिजनेस पार्टनर हो, तो क्या इस पुरतेश लग्जरियस लाइफ की जिंदगी में डूबे हुए शख्स को गरीब और अंडर प्रिविलेज अफगान अवाम का कोई दुख होगा? वो तो ऑब्वियसली उन बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों और आलमी आकाओं को खुश रखने के लिए वही बोलेंगी जो उनको बोलने के लिए कहा जाएगा। आप अपने बयानात में जेंडर अपार्थाइड और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी भारी भरकम और टफ किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, जो शायद वेस्ट के अमीर लोगों को, बिलियनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे फंड लेने के लिए तो बहुत अच्छी कमाल स्ट्रेटेजी है आपकी, जो आप करती भी हैं। मगर ये बयानात अफगानिस्तान की सदियों पुरानी कबायली तारीख, सकाफत, उनके कस्टम्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर अफगानिस्तान में अमन आ गया और ये बहरान ख़त्म हो गया जो चल रहा है, तो फिर इन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानें कैसे चमकेंगी? इनको डॉलर्स की फंडिंग और वो जो वीवीआईपी एक अहमियत दी जाती है पूरे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल से, ये कैसे चलेगा? ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इससे क्या बात ज़ाहिर होती है कि जब तक ये तालिबान की जुल्म का ढोल बजाती रहेंगी तब तक इन पर डॉलर्स की बारिश होती रहेगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरा धंधा है जहाँ अफगानिस्तान के नाम पर डॉलर्स छापे जा रहे हैं और जिसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी ये खुद मलाला यूसुफजई है। मलाला बीबी, आपको ये बात समझनी चाहिए कि तालिबान से राब्ता तोड़ने के बहुत टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आर्मी बरादरी मुकम्मल बॉयकॉट कर दे तो इसका सबसे बड़ा शिकार तालिबान नहीं होंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, उनको तो और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, बल्कि वही अफगान खवातीन और बच्चे इसका शिकार होंगे जो पहले ही भूख, अफलास और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ की महरूमी की वजह से बहुत कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 1990s की डेकेड्स में अगर आप जाएं तो दुनिया ने इराक पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाई थी, तो उन पाबंदियों ने वहाँ के सदर जो था प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि लाखों मासूम इराकी शहरी और बच्चे दवा और रोटी के ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले गए थे।
دنیا کو پاگل بنانا بند کریں. بھوکے پیٹ پر انسانی حقوق کے سیمینارز کا یہ بھونڈا مذاق اب بند ہونا چاہیے. رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے امداد کا بند ہونا، اور امداد کا بند ہونے کا مطلب ہے کہ افغان خواتین اور بچوں کی مزید تباہی کی طرف ان کو دھکیلنا. تو اس چھوٹی سی ویڈیو کا کرکس یہی ہے کہ ملالہ کا یہ بیان ایک ایسا جذباتی اپیل ہے جو حقیقت سے کوسوں دور ہے. ان کا موقف شاید انٹرنیشنل اخبارات اور میگزینز کی فرنٹ پیج پہ اور ہائی لائٹ نیوز کے طور پر تو بہت اچھا لگے، لیکن وہ افغان عوام کے لیے نہ تو روٹی لا سکتا ہے، نہ ان کو زندگی کی ضروریات دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں پہ پیس لا سکتا ہے. یورپی یونین کا یہ قدم اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ حقائق کو جھٹلا کر سیاست نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں گے کہ آپ کا یہ آرم چیئر ایکٹیویزم کب تک چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہدایت دے. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ.